एक तरफ बिहार में चुनाव की नई राजनीतिक बयार बह रही है क्योंकि कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ एआईएमए के प्रमुख ओवैसी साहब ने ढाका विधानसभा से एक हिंदू कैंडिडेट का नाम ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरे जिला ही नहीं पूरे बिहार में हलचल सी मच गई है। मैं उनसे ही जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। हमारे साथ हैं यहाँ के ढाका विधानसभा से कैंडिडेट राणा रणजीत सिंह जी। मैं उन्हीं से बात करता हूँ और उन्हीं से जानना चाहता हूँ कि आखिर ओवैसी साहब ने ऐसा आप में क्या खासियत देखा कि जो आपको वहाँ का उम्मीदवार बना दिया। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल बहुत में। बहुत शुक्रिया। जी, ये बताएं कि आखिर ओवैसी साहब में ने आप में क्या ऐसा देखा कि आपको कैंडिडेट भी बना दिया और आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जो रही है वो आपके स्वर्गीय पिताजी सीताराम बाबू इतने दबंग और साथ ही इतने मिलनसार राजद के विधायक सह कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आप आज ओवैसी के पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, मेरे पिताजी ने जो सियासत किया उसमें मुख्यतः दलित, मुसलमान और राजपूत, इन तीनों का जो है पिलर सबसे मजबूत था, लेकिन सभी समाज को लेकर के चलने का प्रयास उन्होंने किया। तो कहीं न कहीं चीज़ें बदली और पिताजी आजीवन एक पार्टी में रहे, आरजेडी में रहे। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि हमारे भाई साहब दूसरी पार्टी में चले गए, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो मुस्लिम समाज के लोग, मेरे पिताजी के ज़माने से मैं देखता था जब मैं छोटा था, तो कई ऐसे लोग जो आते थे बराबर उनका आना-जाना कम हो गया और पिताजी ने जो एक बड़ा बगीचा बनाया था उसमें एक अ, आधा जो हिस्सा है बगीचे का वो कहीं न कहीं फूल जो है हमसे दूर होता चला गया। तो उसको लेकर के हम लोगों मेरा था कि सियासत में अगर आना है तो सबको लेकर के चलना है। तो ये हम लोगों का था कि सेकुलर पार्टी में हम लोग जुड़ करके काम को शुरू करें और लोकसभा का चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा थी। मैं जनसुराज से संगठन के रूप में जुड़ा हुआ था, लेकिन उस समय वो पार्टी का रूप नहीं लिया था और इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े। तो एआईएमआई ने मुझे मौका दिया। जब मैं इस चुनाव लड़ा इस पार्टी से तो लोगों को लगा कि शायद मैं केवल चुनाव लड़ने आया हूँ, चुनाव हारूँगा तो भी चला जाऊँगा, जीतूँगा तो भी पार्टी बदल लूँगा। लेकिन उसके बाद मैंने उसी शिद्दत से, उसी ईमानदारी से, मैंने अपने सब्र को रखते हुए पार्टी में निष्ठा से मेहनत किया और आज मेरे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब से लेकर के हर एक एमआईएम का सिपाही का विश्वास जीतने का काम किया और जो ढाका का जो जलसा था, जो रैली था, और एक ऐतिहासिक भीड़ दूसरे बैरिस्टर के रूप में एक हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी चंपारण आए थे और दूसरे बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब आए थे जिनको बराबर जो है मुस्लिम समाज खास करके दलित समाज खास करके सुनता है और सदन में जिस तरीके से हर मजलूम की आवाज़ को उठाते हैं तो लोग उन पे गर्व महसूस करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने आकर के जो दहाड़ा, मुसलमान को हमेशा अपना जो है देना पड़ता है कि परिचय कि भाई मैं भी देशभक्त हूँ, उनको साबित करना पड़ता है। एक ये अच्छी बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मुस्लिम होते हुए, बड़े मुस्लिम नेता होते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान का करारा जवाब उन्होंने दिया, उसको लेकर के ढाका में बहुत बड़ा उत्साह है और न केवल मुसलमान, हिंदू समाज के भी लोग बड़े खुश हैं कि भाई यही हमारा खूबसूरती है, यही हमारा सेकुलर हिंदुस्तान, खूबसूरत हिंदुस्तान। सर, पिछले चुनाव में आप 2024 के चुनाव में लोकसभा के चुनाव की भी तैयारी कर रहे थे। आपने ओवैसी साहब की पार्टी से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन पहली बार आप राजनीति में कदम रखे थे। बल्कि आपका पूरे परिवार की बात करें तो वो स्वर्गीय सीताराम बाबू की बात हो तो वो दबंग और राजद के सबसे समर्पित कार्यकर्ता के रूप में इतने दिनों तक बिहार का प्रतिनिधित्व भी किए। आपके भाई साहब राणा रणधीर सिंह ने बिहार सरकार में बीजेपी के मंत्री के रूप में भी कार्यकाल अपना काम किया, लेकिन आप ओवैसी की पार्टी में आखिर जनता जानना चाहती है क्यों? देखिए, सीताराम बाबू एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और जो बड़ा परिवार उन्होंने बनाया था, हर समाज, हर वर्ग का लोग, मुझे लगता है कि हम एक भाइयों का बस का वो नहीं था। तो कहीं न कहीं मेरे बड़े भाई साहब ने प्रयास किया, लेकिन सबको नहीं लेकर के चल पाए और वो कमी जब मुझे लगा तब मैंने भी पॉलिटिक्स में आने का निर्णय लिया और किसी सेकुलर पार्टी से अ, उसका था ताकि जो छूट रहे लोगों को मैं प्रयास करूँ कि जो पिताजी ने बनाया था एक परिवार, वो जहाँ भी हो उनको तसल्ली हो कि मेरे लोगों को आज भी छोड़ा नहीं है। और बेटा दूसरा बेटा होना थोड़ा कठिन है। पिता अगर ना हो, तो दूसरा बेटा अगर सियासत में राजनीति में अगर आना चाहता है, तो चीज़ें उसके लिए उतनी आसान नहीं होती हैं। उसको बचाते हुए अपना रास्ता बनाना है और कई तरह की चीज़ें आती हैं।
लोकसभा का मैं चुनाव जब लड़ा तो हर एक व्यक्ति को लगता था कि मैं भाजपा का बी टीम हूँ, और चूंकि मेरी पार्टी को भी लोग ऐसा ही तमका देते हैं। लेकिन अब जब उसके बाद भी मैं उसी निष्ठा से काम कर रहा हूँ तो लोगों का विश्वास मैंने जीता, और इसीलिए आपने देखा होगा कि ढाका के मैदान में लाखों लोग उपस्थित थे। और ये फैसला मेरा नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं था कि मुझे उम्मीदवार के रूप में घोषणा किया जा रहा है। मैं लोकसभा का उम्मीदवार था और 6 विधानसभा में, लोकसभा के शिवहर लोकसभा के 6 विधानसभा में सब में मेहनत कर रहा था। लेकिन हमारे जो बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने भीड़ देखा और पार्टी का आदेश हुआ, तो हम लोग पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। विधायक, एमपी हम लोग के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बचपन से देखते आए हैं, लाल बत्ती, विधायक, मंत्री। एक बड़ा समूह आप पे जब विश्वास करता है, आप बड़े लोगों का नेतृत्व करते हैं, एक बड़ा समाज, एक बड़ा जनसंख्या का, वो बहुत बड़ा पद होता है। तो कहीं न कहीं लोग मुझ पे विश्वास करते हैं। वक्फ बोर्ड की बात हो, मैं बेबाकी से उस बात को रखता हूँ कि जब हिंदू के ट्रस्ट में हम किसी मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमें भी नहीं थोपना चाहिए कि किसी मुसलमान के ट्रस्ट में, धार्मिक चीज़ों में किसी हिंदू को उसमें घुसाया जाए। तो इन चीज़ों को लेकर के हम लोग का ये कार्यक्रम था, बहुत सफल कार्यक्रम रहा। देश के बाहरी दुश्मन से लड़ना होगा तो तिरंगा लेकर के हम सब हिंदुस्तान जिंदाबाद करेंगे। हमारी आपसी कुछ बात होगी तो काला झंडा भी दिखाने का काम करेंगे। लेकिन जब दुश्मनों को और आतंकवादियों को हराना होगा तो पूरा देश एक हो जाएगा। यही संदेश देने असुद्दीन ओवैसी साहब आए थे। एक जिहाद शब्द जिसका अर्थ लोग अक्सर गलत निकालते हैं, वो समझाने आए थे, और आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद कार्यक्रम में जो है तिरंगा साफा पहन करके उन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात बताई कि तुम्हारा देश कितना कमज़ोर है भारत से, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है तुम भारत को हरा सको। केवल हिंदू मुसलमान करके तुमने सोचा, और धर्म पूछ करके जो है हमारे कश्मीर में हमारे भाइयों को तुमने जो मारा, और ये सोचा कि पूरा देश हमारा बर्बाद हो जाएगा आपस में लड़ करके। तो ऐसा हमारे जैसे लोग हैं, हम लोग ऐसा कभी होने नहीं देंगे, और उनकी मंशा को हम लोगों ने हराने का काम किया है। आखिरकार स्वर्गीय सीताराम सिंह के पुत्र ने ये मान लिया कि उनकी विरासत को ये संभाल सकते हैं, यानी राणा रणजीत सिंह। आप राजद से गठबंधन करेंगे क्या? देखिए, हमारा दरवाजा खुला है, लेकिन हम गरीबों की पार्टी से कौन गठबंधन करेगा। 5 विधायक हमारे थे, 3 और होते तो पिछले बार सरकार किसकी बननी थी वो हम तय करते। और इस बार आप देखिएगा 60 सीटों पे लड़ेंगे, कम से कम 25 विधायक हमारे होंगे। बिना एआईएमआईएम के सरकार नहीं बनने जा रही है। हम लोग अपने मेरे जैसे एक कैंडिडेट को घोषित किया गया है आने वाले समय में। नरकटियागंज से लेकर के सिकटा से लेकर के बाजपट्टी से लेकर रामनगर से लेकर तिरहुत में लगभग 48 सीट है, उसमें से हम लोग 15 से 20 सीटों की घोषणा करेंगे, और सीमांचल मिलाकर के, मिथिलांचल मिलाकर के 60 सीटों पे हम लड़ेंगे। अगर गठबंधन आरजेडी नहीं करती है तो मुझे लगता है कि 24 से 25 सीटों पे आरजेडी चली आएगी। उनको करना ये चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और मुख्यमंत्री की कुर्सी से ऊपर उठ करके बिहार की चिंता करिए कि सेकुलर पार्टी की सरकार बने, एनडीए की सरकार न बने। इसलिए सभी सेकुलर मिजाज की पार्टियों को एक मंच पे लेकर के आइए, तब जाकर के आप भाजपा जैसे पहाड़ को गिरा पाएंगे। नहीं तो फिर आप रोना गाना गाते रहिएगा, हम बी टीम है, हम सी टीम है। हमारा दरवाजा खुला है। 5 विधायक हमारे थे, क्या हमारा इतना अधिकार नहीं है? आप मुकेश सहनी जी की पार्टी से जिनके 4 विधायक थे और मात्र 3% उनकी आबादी है, उनको आप 60 सीटें दे दीजिएगा, उनको आप डिप्टी सीएम बना दीजिएगा। और हम 18% वाले लोग हैं, और हमारा जो है इतना अधिकार भी नहीं है। तो गठबंधन करिए तो ठीक है, नहीं तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। मोतिहारी से अमरेंद्र मिश्रा, टीवी 9।